नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं अर्निंग्स पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर क्या होता है दोस्तों, और आप इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने में। और आप अगर इस मैट्रिक को यूज करते हैं तो आपको ये भी आगे पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और क्या कंपनी आगे चल के आपको डिविडेंड पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और आपको एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा। सपोज आपने कोई शेयर अगर 100 रुपये के हिसाब से खरीदा है तो कल वो कंपनी का शेयर 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, या उसमें कोई भी एप्रिसिएशन होगा भी या नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलती हैं और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ये इम्प्रूव करता है। जब भी आप इस मैट्रिक का यूज करते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि आपको अदर मैट्रिक्स में पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ये भी पता लगा सकते हैं, जैसे आप किसी एक सेम इंडस्ट्री की कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप उसमें पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। दोस्तों, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और ये मेरा दोस्तों पहला वीडियो है, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। और हाँ, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है। चलो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, जो पहला मैं इसमें आपको जो चीज़ कवर करूंगा, मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि अर्निंग पर शेयर होता क्या है। उसके बाद में मैं फार्मूला एंड कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कैसे क्या इसका फार्मूला होता है और कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं लूँगा किसी कंपनी का, ठीक है। उसके बाद में मैं इसकी इम्पोर्टेंस कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों एज एन इन्वेस्टर आपको क्यों ईपीएस का यूज करना चाहिए जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। और उसके बाद जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा लिमिटेशंस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ईपीएस का यूज कर रहे हैं। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं विद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अर्निंग्स पर शेयर, और इसको ईपीएस भी बोलते हैं। ईपीएस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड profitability measure which can be calculated by dividing the net earnings available to the common shareholders by the total outstanding shares over a specified period of time। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो भी आपके पास कोई कंपनी है उसकी जो नेट अर्निंग्स हैं, ठीक है, वो जो रिमेनिंग अर्निंग्स है, सारा कॉस्ट निकालने के बाद जो अर्निंग्स रिमेनिंग है कंपनी के पास, उसमें जब आप कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग का जब भाग दे देंगे उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। दोस्तों, ठीक है। चलो इसकी कैलकुलेशन को मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊंगा, वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, पहले फार्मूला देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर का जो दोस्तों फार्मूला है, इसमें क्या है? नेट अर्निंग्स माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाई एंड ऑफ पीरियड कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। नेट अर्निंग्स मतलब क्या होता है दोस्तों? नेट अर्निंग्स को हम नेट इनकम भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, और इसको बॉटम लाइन भी बोला जाता है। आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जो सबसे नीचे वाली लाइन में उसमें आपको लिखा मिलेगा, कहीं पर नेट अर्निंग्स लिखा होगा या नेट प्रॉफिट लिखा होगा या नेट इनकम लिखा होगा। दोस्तों, तो ये होता है नेट अर्निंग्स। नेट अर्निंग्स कैसे आता है? जो भी कॉस्ट होती है कंपनी के किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, कोई भी आइटम बनाने में, उस कॉस्ट को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, टैक्स को माइनस करते हैं, सबसे लास्ट में जो अर्निंग्स बचती है उसको नेट अर्निंग्स दोस्तों बोलते हैं। अच्छा, प्रेफर्ड डिविडेंड क्या होगा दोस्तों? प्रेफर्ड डिविडेंड होता है जो कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। कॉमन शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। तो जो डिविडेंड कंपनी प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को इशू करती है उसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड। अच्छा, एंड ऑफ पीरियड कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब शेयर्स जो कॉमन शेयर्स जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स को इशू किए गए हैं, ठीक है, वो जो शेयर बचे हुए हैं, वो जो शेयर आउटस्टैंडिंग है एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द ईयर आप कह लो, उसका हम इसमें भाग देंगे। देखते हैं एग्जांपल इसका। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक कंपनी है जो कि स्टील सेक्टर में एक्टिव है, ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका रेवेन्यू मतलब क्या हुआ दोस्तों? सेल्स। ओके, सपोज ये कंपनी 6 करोड़ रुपए का सालाना जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, 6 करोड़ का। ओके, कॉक्स मतलब क्या हुआ दोस्तों? कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। कंपनी का जो कॉस्ट आता है सामान को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में, वो सपोज 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, ठीक है दोस्तों। अब जो तीसरा कॉलम है आप इसमें देखिएगा, वो है मार्केटिंग कॉस्ट का। मार्केटिंग कॉस्ट दोस्तों क्या होती है?
मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब जो उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए जो भी खर्चा आया होगा, जैसे ऐड करने के लिए या जो भी है, उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग कॉस्ट। वो 60 लाख रुपीज़ है। अदर एक्सपेंसेस में दोस्तों आ जाता है कि कोई एडमिन एक्सपेंसेस, लाइक उसने अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन दिया होगा, या कोई मेडिकल कवर में कोई खर्चा आया होगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। वो सपोज आप 90 लाख रुपीज़ मान लीजिए कि 90 लाख रुपए है वो खर्चे, ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि रिवेन्यू जो कंपनी ने जो सेल्स जनरेट किया है ईयरली या क्वार्टरली जो भी है, उस सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, मार्केटिंग कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, इन चीज़ों को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा कंपनी के पास में, वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट इज 3 करोड़ 30 लाख। ओके, 3 करोड़ 30 लाख रुपए है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इंटरेस्ट सपोज 80 लाख है। इंटरेस्ट 80 लाख मतलब कंपनी ने बैंक से भी कर्जा ले रखा होगा, ठीक है। सपोज बैंक से कंपनी ने कुछ कर्जा ले रखा है, जिसका उसने इंटरेस्ट पे किया है बैंक्स को, तो वो सपोज 80 लाख रुपए है, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स कंपनी ने नहीं दिया उसके पहले जो प्रॉफिट हुआ, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये वाला, इससे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 80 लाख। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 2 करोड़ 50 लाख, वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब कंपनी ने टैक्स भी दिया होगा, क्योंकि जब अर्निंग्स की तो टैक्स भी दिया है, जाहिर सी बात है। सपोज कंपनी ने 75 लाख रुपीज़ टैक्स दिया। अब जो कंपनी के पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा उसको हम नेट अर्निंग्स बोलते हैं। नेट अर्निंग्स भी कह सकते हैं आप इसको नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, और आप इसको बॉटम लाइन भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सपोज ये अर्निंग जो है 1 करोड़ 75 लाख रुपए कंपनी की है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको मुझे लगता है इनकम स्टेटमेंट कंपनी के समझ में आ गई दोस्तों। अब चलते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड की तरफ। सपोज कंपनी ने 25 लाख रुपए का प्रेफर्ड डिविडेंड पे किया है। ये 25 लाख रुपए किसको पे किया होगा? प्रेफर्ड डिविडेंड कंपनी ने पे किया होगा कंपनी के प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सपोज एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जो शेयर्स पड़े हैं कॉमन शेयर होल्डर्स के पास, वो सपोज 15 लाख रुपए हैं दोस्तों। अब हम कैलकुलेट करेंगे ईपीएस का जो फार्मूला हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि नेट अर्निंग्स जो कि 1 करोड़ 75 लाख है, 1 करोड़ 75 लाख है, उससे आप 25 लाख जो कि आपका प्रेफर्ड डिविडेंड से 25 लाख वो माइनस कर देंगे, एंड इसको आप उसमें भाग दे देंगे 15 लाख का जो कि आपका कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आया आपका ₹10 पर शेयर। ये आपका ईपीएस हो गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जितना भी पैसा, सपोज आपने 100 शेयर खरीद रखे हैं और कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है, सपोज कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया और वो प्रॉफिट अपने उस शेयर होल्डर्स के बीच में बांटना चाहे, अब इसमें प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स इंक्लूड नहीं है, कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया और वो अपने कॉमन शेयर होल्डर्स के बीच अगर बांटना चाहे तो एक शेयर के लिए वो 10 रुपये अपने शेयर होल्डर को देगा, ठीक है। अगर जो आपके पास 100 शेयर पड़े हैं इस कंपनी के और इस कंपनी का ईपीएस 10 रुपये है और वो अपने प्रॉफिट को बांटना चाहे, तो आपको एक शेयर के लिए 10 रुपये मिलेंगे, तो 100 शेयर के लिए कितने हो गए? 1000 रुपये। आपको कंपनी 1000 रुपये देगी। लेकिन होता क्या है, कई केस में क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है तो उस प्रॉफिट को कंपनी अपने ग्रोथ में ही लगा देती है। आप शेयर होल्डर्स हैं, आप कंपनी के पार्ट ओनर हैं, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कभी कभी क्या होता है, डिविडेंड अप्रूव करता है। डिविडेंड मतलब कि अपने प्रॉफिट, जैसे 10 रुपये प्रॉफिट हुआ पर शेयर, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, तो बोलेगा ठीक है 5 रुपये पर शेयर है, डिविडेंड दे दिया जाए, एक शेयर पर 5 रुपये, 5 रुपये कंपनी के ग्रोथ में लगा दिया जाए, ठीक है। कंपनी को और एक्सपेंड करने के लिए लगाया जाए, उसकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए लगाया जाए। कभी कभी क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट है सारा ही कंपनी के ग्रोथ के लिए लगाया जाता है, कभी कभी वो डिविडेंड के रूप में भी दे देते हैं। तो ये हो गई दोस्तों कहानी इसकी अर्निंग पर शेयर की, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों। अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं अर्निंग पर शेयर की, तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जरूर ईपीएस चेक कीजिएगा कंपनी का। अब मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। सपोज आप किसी स्टील सेक्टर की फैक्ट्री में, कंपनी में आप अपना पैसा लगाने वाले हैं, आप स्टॉक उसका बाई करने वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, जितनी भी स्टील सेक्टर की अदर फैक्ट्रीज हैं उन सबका आप ईपीएस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, सेम इंडस्ट्री की, और आप ये देखिए कि किसका अर्निंग पर शेयर बेटर आ रहा है, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे एंड इवन ईयरली बेसिस पे। आपको ये भी चेक करना है कि किसका अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव हो रहा है,
ठीक है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली बेसिस पे। जिसका भी अर्निंग शेयर ज़्यादा आ रहा है और जिसका भी अर्निंग शेयर में इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही है, आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, और वो कंपनी आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें आप जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ ही कंपैरिजन करना। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्टील सेक्टर की कंपनी का कंपैरिजन और फार्मा सेक्टर की कंपनी से करें, क्योंकि दोनों सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अर्निंग पर शेयर में क्या है कि द हायर द ईपीएस द बेटर इट इज़ फॉर द इन्वेस्टर्स। जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतना ही बेटर होगा इन्वेस्टर्स के लिए, और उतनी ही ज़्यादा श्योरिटी होगी कि कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स प्राइस एप्रिसिएशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है, पेड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ दोस्तों, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो मेनली मैंने यहाँ पर 2 लिमिटेशंस लिखी हैं, जो कि है कि डज नॉट कंसीडर कैश फ्लो इनटू इट्स कैलकुलेशन। मतलब अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन में कैश फ्लो का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता है। इट डज नॉट फैक्टर इन द कैश फ्लो इन इट्स कैलकुलेशन। ऐसा क्यों, और इससे हमें घाटा क्या होने वाला है? अगर कैश फ्लो ये कंसीडर नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि आपको अर्निंग्स के बारे में पता चल गया कि कंपनी कितना अर्निंग्स कर रहा है, बट आपको ये आइडिया नहीं है कि कंपनी क्या अपने डेट जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उसको सही से मीट कर पा रही है, नहीं कर पा रही। क्या कहने का मतलब ये, क्या कंपनी अपने कर्जे को टाइमली पेमेंट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? कंपनी सक्षम है अपने कर्जे के पेमेंट करने के लिए? ये चीज़ आपको कैश फ्लो से दोस्तों पता चलती है। कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कंपनी अपने कर्जे को टाइमली पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसमें वो सक्षम है या नहीं है। जबकि ईपीएस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको ये तो बता देता है कि प्रॉफिट कंपनी के पास बहुत है, लेकिन उस प्रॉफिट का कैश फ्लो है भी ये कंपनी के पास नहीं है। वो सारा प्रॉफिट वो डिविडेंड के रूप में दे रही है, या उस प्रॉफिट को सारा दोबारा री इन्वेस्ट कर दे रही है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके ऊपर कर्जा कितना है और उस कर्जे को मीट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, ठीक है। दूसरा जो इसका लिमिटेशन अर्निंग पर शेयर का दोस्तों, कैन बी मैनिपुलेटेड इजीली बाय द ओनर्स। कंपनी के जो ओनर हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो ईपीएस अर्निंग पर शेयर को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप बैलेंस शीट जरूर देखिएगा कंपनी की, और आप देखिए कि जो अर्निंग्स हैं वो कहाँ कहाँ से अर्निंग्स आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऑपरेशन से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, ऑपरेशन से कितनी अर्निंग आई है, एक्स्ट्रा कोई अर्निंग्स तो नहीं आ रही है। एक्स्ट्रा अर्निंग्स मतलब कोई लैंड, अपनी लैंड बेची हो, अपने को उसने फैक्ट्री बेची है, या कोई एक्स्ट्रा जो मतलब इनकम कहीं से इनकम है उसको भी वो उसमें ऐड कर देगा और वो नेट अर्निंग्स पे जाकर उसका इफेक्ट होगा। हमें उस ऐसी इनकम से कोई मतलब ही नहीं कि कोई जो लैंड बेच के या कोई फैक्ट्री बेच के कोई इनकम आ रही है, हमें उस इनकम से लेना देना नहीं, क्योंकि वो हर साल इनकम नहीं आएगी। हमें बेसिकली मतलब है उस इनकम से जो कंपनी के पास उसके सामान बेचने से, ठीक है, उसके सामान प्रोड्यूस करने से जो इनकम आ रही है, जो सेल्स से जनरेट हो रही है, जो ऑपरेशन से जनरेट हो रही है, मुझे उस इनकम से मतलब है, ना कि हमें ऐसी इनकम से मतलब है जो कि बिल्डिंग बेच के या लैंड बेच के जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो हर साल नहीं आएगी दोस्तों। तो इसको काफ़ी इजीली जो है मैनिपुलेट भी किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर देना, कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।